तो आज हम बात करेंगे 1692 के एक ऐसे शहर के बारे में जहाँ पर हंसना, रोना, गाना गुनगुनाना सब कुछ, लिटरली सब कुछ पाप के रूप में देखा जाता था। इवन बच्चों के पास भी खेलने की राइट्स नहीं थी। वहाँ का बच्चा हो या बुजुर्ग इंसान, हर कोई एडल्ट की तरह रहता था, जो कभी अपने मनचाहे रंगीन कपड़े भी नहीं पहन सकते थे। उन सब का दिनचर्या ना सिर्फ उठना, अपना काम करना और चर्च पे जाना था। दैट्स इट। इवन क्रिसमस सेलिब्रेट करना भी उनके लिए सीनफुल था, जो एक क्रिश्चियन फेस्टिवल नहीं, एक पेगन फेस्टिवल की तरह दिखा जाता था। और वो सब खुद को प्यूरिटन्स क्लेम करते थे। इसका मतलब होता है कि जो लोग बहुत ही हाई मोरल स्टैंडर्ड से लाइफ को जीते हैं एंड जिनके लिए लाइफ में कोई भी, लिटरली कोई भी इन्जॉयमेंट होना पाप के समान है। यू कांट टॉक टू मच, यू कांट लाफ टू मच, लिटरली नथिंग। यू नीड्स टू बिहेव लाइक अ लाइफलेस मशीन इन दिस कल्चर। वहाँ के औरतों की ज़िंदगी सिर्फ बेटी, बहू और उसके बाद माँ, दैट्स इट। उनके लिए ना कोई राइट्स था, ना उनके तरफ कोई भी अटेंशन देता था। नथिंग, कुछ नहीं था उनके जीवन में। चाहे वो जिए, चाहे वो ख़त्म हो जाए, उनके तरफ कोई भी कुछ भी अटेंशन नहीं दिया जाता था। फिर 1692 के फरवरी की एक रात सब कुछ बदल गया। सालेम का जो प्रिस्ट था, उस प्रिस्ट का एक बेटी और एक भांजी थी। उनका अचानक से एक रात दोहरा आया। वो दो बच्ची अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी और कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी और उनका पूरा शरीर मानो कि अकड़ने लगा। प्रिस्ट का डॉटर, बेटी 9 साल की थी और उनका जो भांजी थी एबिगल, वो 11 साल की बच्ची थी। तो उन लोगों के इस हालत को देखते हुए सब लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और बहुत ही जल्द डॉक्टर को बुलाया गया। फिर डॉक्टर ने जो कुछ भी मेडिकल टेस्ट उस ज़माने में होता था वो सब किए। कराने के बाद उन्होंने जो बोला वो सुन के लिटरली आज के ज़माने के लोगों को तो होश उड़ने वाला है, क्योंकि डॉक्टर ने ये क्लेम किया बच्चों का कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों के ऊपर विच क्राफ्ट किया गया है। एंड देन बूम, जिस लड़की ने या जिस लड़की को कभी भी किसी से कोई भी अटेंशन नहीं मिली, जिसको पता ही नहीं था ये 9 साल या 11 साल तक कि अटेंशन होता क्या है, वो दो लड़की अचानक से पूरी गांव के सेंटर ऑफ अटेंशन बन गई। जस्ट इमेजिन। सो सब लोगों ने वो बच्चियों से बहुत सारा क्वेश्चन किया और जानने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था उन लोगों के साथ। और बहुत ही ज़्यादा पूछताछ करने के बाद वो लड़कियों ने सिर्फ एक औरत की नाम ली और उनका नाम था तितुबा। सो नाउ द क्वेश्चन इज़, हु इज़ तितुबा? सो तितुबा कैरिबियन से लाई गई एक एनस्लेव थी। किसकी एनस्लेव? जो सालेम की प्रिस्ट है, जिनके लड़कियों के साथ ये सब हो रहा है, रिवरेंड सैमुअल पेरिस, उनका लाया हुआ ये एनस्लेव था, जो उनके पूरा घर का काम करते थे और साथों साथ बेटी और एबिगल का ध्यान भी रखती थी। और उस लड़कियों का कहना था कि तितुबा उनको मैजिक सिखाती हैं। और बस इतना सा बात काफ़ी था पूरे गांव को डराने के लिए, क्योंकि ये पूरा गांव बिलीव करता था या तो गॉड पे और या तो डेविल पे। इसका मिडिल पे जो कोई भी आता है, जो कुछ कल्चर आता है, जो कुछ भी कल्चरल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आता है, वो सब का केंद्र बिंदु है डेविल, और कुछ नहीं हो सकता है। ये इन लोगों का माइंडसेट था। और बस वहाँ के वहाँ तितुबा को अरेस्ट कर लिया गया। और वो जो दो बच्चे, जो इतने सालों तक पता ही नहीं था कि अटेंशन क्या होता है, वो दो बच्चे ने पहली बार पावर क्या होता है वो महसूस किया कि वो दो बच्चों के कुछ ही वाट के कारण एक विमेन को अरेस्ट कर लिया गया था। पूरा गांव इकट्ठा होके वो लड़कियों को पावर दे रहा था, सपोर्ट कर रहा था। सो आफ्टर दैट डे जब तितुबा को कोर्ट पर पेश किया गया, शी वॉज़ वेरी स्मार्ट इनफ कि उसने बस वही कहा जिस पे ये सालेम वासियों का पूरी तरह का विश्वास था। सो उसने बोला कि हाँ, मैंने ब्लैक मैजिक किया है, मैंने विच क्राफ्ट भी किया है, और भी सुनो, एक बहुत ही डार्क
टॉल मैन मेरे पास आया था और उसके हाथ पे एक ब्लैक कलर का बुक था और उस बुक पे मैंने साइन भी किया है। और यहाँ पर इस गांव पर मैं अकेली विच नहीं हूँ, यहाँ पर और भी बहुत सारे विचेस हैं। और बस, और ये करने का कारण क्या था, क्योंकि उसको कोर्ट का नियम उस समय का बहुत ही अच्छे से पता था। कोर्ट का नियम क्या था, अगर तुम कन्फ्रंट करोगे तो तुम्हें होगा जेल, बट अगर तुमने कन्फ्रंट नहीं किया तो उसके बदले में तुमको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो शी वॉज कन्फ्रंटिंग एवरीथिंग वट एवर दे वाना लिसन। और उसने वहाँ कोर्ट पर खड़े होकर दो ओल्ड वुमेन को अक्यूज किया। वो दो वुमेन था सेरा ऑसबर्न और सेरा गुड। ये दोनों औरत कौन थी? सेरा गुड थी एक बहुत ही पोर औरत। उनका हालत ऐसा था मानो एक बेगर की तरह, और इसी वजह से सालम की कोई भी लोग सेरा गुड को पसंद नहीं करती थी। और दूसरे नंबर पे था सेरा ऑसबर्न। उनको भी कोई पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत ही बीमार रहती थी। इसकी वजह से वो कभी भी चर्च नहीं जाती थी। और इन दोनों के मामले में पूरा गांव का कहना था कि ये दो औरतें इविल वर्क करती है, इसका मतलब ये दो औरतें विचक्राफ्ट करती हैं। तो तिथुबा ने इसी मौके का फ़ायदा उठाकर इन दोनों औरतों को अक्यूज कर दिया कि किसी को तिथुबा पर शक ना हो। और कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने ये दो औरतों को तुरंत अरेस्ट किया और एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे दिया। और ये दो औरतें रोते गिरते पड़ते बस इतना बोल रही थी कि आई डोंट डू एनी काइंड ऑफ विचक्राफ्ट, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता है इन सब के बारे में। बट कोर्ट ने क्या किया, वो दो औरतों को ऑर्डर दिया। एक माउंटेन था, वो माउंटेन के ऊपर ले जाकर वो दो औरतों को एग्जीक्यूट कर दिया। और यू नो व्हाट, ये जो एक्यूजेशन का मामला है वो दिन पर दिन बढ़ता ही गया टिल अक्टूबर। फरवरी पे चालू हुआ था, फरवरी टू अक्टूबर चलता गया। इसके बीच कोई भी आकर कुछ भी किसी के भी ऊपर एक्यूजेशन लगा रहा था और वो अक्यूज्ड पर्सन का या तो एग्जीक्यूट किया जा रहा था या फिर जेल पे बंद किया जा रहा था। ये चलता रहा टिल एक अननोन पर्सन ने सलेम की जो गवर्नर है उसके बीवी को अक्यूज किया कि उसकी बीवी एक विच है। फिर क्या होना था, अब तो बात पावरफुल लोगों के बीच, अब तो बात एक रिच लोगों के बीच आ गया था ना। इतने दिन फरवरी टू अक्टूबर जो कुछ भी चल रहा था ये सब गरीब और मिडिल क्लास लोग थे। पर जब एक अननोन पर्सन ने ये स्टेप उठाया कि एक गवर्नर की वाइफ को ही विच अक्यूज कर दिया, तो सबसे पहले गवर्नर ने क्या किया, गवर्नर ने अचानक से उनके होशो आवाज़ खुल गए और वो ये डिक्लेयर कर दिया कि कोर्ट आज से बैंड है। और ये सारी बातें बहुत ही वाहियात है, बहुत ही पॉइंटलेस है। और जो कोई भी लोग जेल पर था वो सारे लोगों को वो रिलीज़ कर देता है। था पता है कोर्ट पे एक्यूजेशन की एविडेंस पे क्या लिया जा रहा था, ड्रीम। और ये ड्रीम का जो प्रोसीजर है उसका नाम दिया गया था स्पेक्ट्रल एविडेंस। ये स्पेक्ट्रल एविडेंस कौन है, मानो कोई भी आकर कोर्ट पे किसी को अक्यूज करता है कि वो इंसान की भूत रात को मुझे आके बहुत तंग करता है, इसका मतलब वो विच है। और इस बात को कोर्ट एविडेंस की तरह ले रहा था और वो सारे लोगों को या तो एग्जीक्यूट कर रहा था या तो जेल मिल रही थी। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, सबसे बढ़िया बात, जो अक्यूज कर रहा था, जो दोष दे रहा था, उसको मिल रहा था वो बिना बात के दोषी का जो सारा प्रॉपर्टी है, वो सारा प्रॉपर्टी आफ्टर जेल या आफ्टर एग्जीक्यूशन उनका वो लोगों के फैमिली को नहीं, वो लोगों को जो बिना मतलब के अक्यूज कर रहा था उन लोगों को मिल रहा था। और ये टिल चलता रहा जब तक ना बात पावर पर आई। और पता है ये सब करना इतना आसान क्यों था, क्योंकि सलेम के जो पूरे गांव के लोग हैं वो उन लोगों का मानना था कि वो प्यूरिटन्स कम्युनिटी से है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर माना जाता है कि
यस, बस डेविल है और बस गॉड है, उसके मिडिल पे कुछ नहीं है। तुम ज़िंदगी भर कोई भी कलरफुल चीज़ नहीं पहन सकते हो, या तो वाइट पहनो, या तो ब्लैक पहनो, या तो ग्रे पहनो, और ज़िंदगी में कभी भी तुम बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज नहीं रह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय लाइफ को नहीं तुम कर सकते हो, क्योंकि ये शैतान का प्रभाव है। अगर कुछ भी तुम्हारे ज़िंदगी पे हो जाए, चाहे तुम्हारे घर के झगड़े, चाहे तुम्हारे गाय का मौत, चाहे तुम्हारे घर का ब्रेड ख़त्म हो जाना अचानक से, या मानो कि कुछ भी बिन मौसम बारिश होना, या फिर खेतों पर फसल ना उगना, उन सब का मानना था कि ये सब कुछ डेविल कर रहा है, ये सब कुछ शैतान कर रहा है। और उनको लगता था कि शैतान उनके आस-पास फ़िज़िकली प्रेज़ेंट है। तो उन लोगों को डरा के, उन लोगों को धमकाना भी नहीं पड़ता था, सिर्फ़ डरा के ये जो सारे पावरफुल लोग थे, वो बहुत ही ईज़िली मैनिपुलेट कर सकते थे, और उन्होंने वही किया। ये डर का सहारा लेके ये सारे पावरफुल लोग क्या करते रहे, ये सारे पावरफुल लोग एक मौत का खेल खेलते रहे, और जब बात उनके ऊपर आई, ऑल ऑफ सडन उनका सेंस इतना ज़्यादा खुल गया कि उनको उनको अचानक से लगने लगा कि अरे हम तो गलत कर रहे थे, अरे ये तो सब कुछ गलत हो रहा था, अब एक सपना कैसे एविडेंस हो सकता है। और कोर्ट भी बैंड कर दिया, जितना लोग थे उन सबको फ्री कर दिया। रातों रात ऐसे बदली मानो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसे बदली थी। एंड आफ्टर रिसर्चेस व्हेन वी ट्राई टू नो कि ये सब शुरू ही क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, तो वी गेट टू नो अबाउट तीतुबास कल्चर। तीतुबा जो कल्चर से बिलोंग करते थे, उस कल्चर में एक फॉल्क मैजिक थी, उसका नाम था ओबे, जो जो वो सारे एनस्लेव का प्रोटेक्शन मैजिक था। उस मैजिक के अंदर क्या था, उस मैजिक के अंदर प्रोटेक्शन स्पेल्स था, या एग यॉक को पानी में डालकर कुछ नियरेस्ट फ्यूचर प्रेडिक्शन करना था, हीलिंग करना था, ये सारा चीज़ उस मैजिक पे इंक्लूडेड था। और जो सैरा और एबिगेल ने बताया कि रात को तीतुबा मैजिक करती है, वो भी सच था। रात को जब सब लोग सो जाते थे, जब ये क्रूअल वर्ल्ड सो जाता था, तो वो तीतुबा और 2 बच्ची और उस बच्चियों का कोई आस पड़ोस की दोस्त सब मिल के किचन पे जाके मैजिक सीखती थी, और वो मैजिक ओबे मैजिक था। और ये कैरिबियन के लोग ये सब क्यों करते थे, ये सब एनस्लेव का प्रोटेक्शन स्पेल था। जो कोई भी एनस्लेव होता था, वो सारे लोग ये ओबे मैजिक करता था खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए। ये जस्ट एक उनका कल्चरल स्टफ़ था। और क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर का मानना था कि तीतुबा बहुत ही दिन से उसके खुद के कल्चर, खुद के लोगों से दूर थी, तो शायद कहीं न कहीं वो भी मिस करती थी। तो ये सारे मैजिक प्रैक्टिस के अंदर ही अंदर वो शायद खुद को दिलासा देती थी। और वो बेटी और एबिगेल और वो सारी बच्चियाँ क्यों आते थे, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि उनके कल्चर में कोई भी बच्चों का बच्चे जैसा बर्ताव करना भी पाप था। इसीलिए जब सारे लोग सो जाते थे, उनका शायद अपना एक ज़िंदगी शुरू होता था, जहाँ पर वो खुल के हँस सके, खुल के कुछ कर सके सबके आँखों के पीछे। पर अगर ये सारे मैजिक बहुत ही इतना ज़्यादा पॉजिटिव जस्ट फ़न के लिए था, तो एबिगेल और बेटी इन्फेक्टेड क्यों हुई, है ना? तो यहाँ पर भी बहुत सारी हिस्टोरियन, बहुत सारी रिसर्चर्स हैं, उनका कहना है कि राई की जो ब्रेड होता है, ठीक है? राई की जो ब्रेड होता है, उस ब्रेड में एक फंगस ग्रो होता है। उस फंगस का नाम है एरगॉट। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। सो इट्स नेम एरगॉट। और ये फंगस एक स्पेसिफिक वेदर पे ही ब्रेड पर ग्रो करता है, जो स्पेसिफिक वेदर उस साल सालेम पे थी। और ये ब्रेड अगर कोई खा ले, ये इन्फेक्टेड ब्रेड अगर कोई खा ले, तो उसके साथ भी वो सारे चीज़ ही होता था जो बेटी और एबिगेल के साथ हो रहा था। मतलब हेल्यूसिनेशन, शरीर के अंदर कुछ बर्निंग, ये सारे इन्फेक्टेड ब्रेड का रिएक्शन था। और अगर क्वेश्चन ये आए, तो ये तो सिर्फ बेटी और एबिगेल का बात है, तो पूरा गांव क्यों एक ही तरह का बिहेव करने लगी अचानक से, पूरे गांव के बहुत सारे लोग। तो ये भी बहुत सारे रिसर्चर्स का मानना है, मैस हिस्टेरिया साइकोलॉजिकल इलनेस
हो सकता है, जिस पे हमने इसके पहले भी देखा है कि डांसिंग प्लेग या लाफ्टर एपिडेमिक, जहाँ पर एक लोग किसी को एक स्पेसिफिक चीज़ करते देखते हुए वो अडॉप्ट कर लेता है और वो भी वैसे ही करने लगता है और उसको देखकर अदर्स लोग भी वैसे ही करने लगता है भेड़िया चाल के बराबर। ठीक है, मतलब एक दूसरे को बस साइकोलॉजिकली कॉपी करते रहते हैं और ये कभी कभी इतना ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है कि कभी कभी किसी लोगों का जान भी जा सकता है। ओके, तो बहुत सारे रिसर्चर का मानना है कि ये एक साइकोलॉजिकल ये टर्म भी हो सकता है, क्योंकि वो सारे बच्चियों को ये डेविल या फिर इविल स्पिरिट्स के बारे में वहाँ के लोगों ने चर्च पे भी उनको सिखाते थे कि ऐसा होता है वैसा होता है। वो बच्चियों का ब्रेन जब वो छोटी थी तब से ये सब फीड किया जा रहा था, और जब अचानक से उनके अंदर ऐसा कुछ मेडिकली सिम्टम्स दिखाई दिए तो उनको लगेगा ही कि डेविल ने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि उनको तो साइकोलॉजिकली पता है ना कि रात को वो मैजिक करता है और उनको शायद कुछ गिल्ट ट्रैप हुआ था। तो इसी वजह से बहुत सारे रिसर्चर का मानना है कि ये भी हो सकता है और ये होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि बाद में रिसर्च के दौरान पता चला था कि उस टाइम पे सलेम पे दो पॉलिटिकल पार्टी थी, एक पुटनम फैमिली एंड सेकेंड पॉटर फैमिली। जो पुटनम फैमिली थे वो पॉटर फैमिली को टारगेट कर रहा था। पॉटर फैमिली की जो सपोर्टर थे वो उसको टारगेट कर रहा था। जो पॉटर फैमिली है वो पुटनम फैमिली के सपोर्टर को टारगेट किया था। फरवरी से अक्टूबर के बीच की जो समय है वहाँ पर अक्यूजेशन का जो ग्राफ मिला था, जो डिटेल्स मिला था, वो ऐसा ही था कि दोनों फैमिली के सपोर्टर को ब्लेम किया था विदाउट एनी रीज़न। ऐसे ही एन पुटनम जूनियर जो एक सिर्फ 12 साल की लड़की थी, वो इस टाइम के दौरान, मतलब फरवरी से अक्टूबर के टाइम के दौरान बहुत ही एक्टिव बच्ची थी, जो हर बार किसी ना किसी को अक्यूज़ किए जा रहे थे और एट द एंड ऑफ द टाइम तक उसने 62 लोगों को अक्यूज़ किया था, जिसमें से बहुत सारे लोगों को एग्जीक्यूट किया गया और बहुत सारे लोगों को जेल दिया गया था। इवन एबिगल ने 57 लोगों को अक्यूज़ड किया था, और जब उसके बाद इस टॉपिक पे ध्यान दिया गया तो 57 लोगों में से मोस्ट ऑफ द लोग रेवरेंड पेरिस का एनिमी था। जो लोग चाहते थे कि रेवरेंड पेरिस ये गांव छोड़ के, ये शहर छोड़ के निकल जाए, क्योंकि रिवरेंड सैमुअल पेरिस जो सलेम की प्रीस्ट है वो एक प्रोफेशनली प्रीस्ट था। उनके लिए ये प्रीस्ट एक गॉड कॉलिंग नहीं, एक करियर अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि वो एक फेल्ड बिजनेसमैन था। ओके, वो एक फेल्ड बिजनेसमैन था और इसके बाद उसने बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया था अपने बिज़नेस को, फिर भी उसने सक्सेसफुल नहीं कर पाया, खड़ा नहीं कर पाया। तो आफ्टर दैट उसने सोचा कि क्यों ना प्रीस्ट बन जाए, और ये रेवरेंड पेरिस सलेम पे आने से पहले भी बहुत सारे शहरों में रिजेक्ट हो गया था, और रेवरेंड पेरिस पुटनम फैमिली की हेल्प से प्रीस्ट बना था सलेम का। इसलिए बहुत सारे लोगों का मानना था कि उसे यहाँ पर ये पोजीशन नहीं सर्व करना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर एबिगल को यूज़ करके रेवरेंड पेरिस ने 57 वो सारे एनिमी को ख़त्म कर दिया, और वो सारे एनिमी की प्रॉपर्टीज़ भी एक्यूज़र को मिला था। बताया जाता है कि उसने बेटी को कहीं दूर एक रिलेटिव के घर भेज दिया था, और एबिगल ये सारे प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद कुछ ऐसे गायब हुई कि उसके ग्रेव भी किसी को दिखाई नहीं पड़ा। मतलब वो कहाँ चली गई, हिस्ट्री पे ढूंढने पर भी किसी को कुछ भी नहीं मिला। और तीतुबा को रेवरेंड पेरिस ने किसी और मालिक के पास बेच दिया था, और इसके बाद उनका फैमिली, ये रेवरेंड पेरिस, कुछ ऐसे गायब हुआ कि किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इसके बाद क्या हुआ। वहाँ का जो जज था वो भी पब्लिकली उसके बाद माफ़ी मांगा, और जो एंड पुटनम जूनियर था जिसने 62 लोगों को अक्यूज़ड किया था, बोला जाता है कि 1706 में वो पब्लिकली सबसे माफ़ी मांगता है। एंड उसकी लाइफ कुछ ऐसे थे कि वो जब छोटी थी, बचपन में ही एक ही साल के अंदर उसकी माँ, उसकी पापा दोनों ही चल बसे, और अचानक से वो एक छोटे से बच्ची 9 भाई बहन की एक गार्डियन बन गई थी। और 36 की उम्र पे किसी का प्यार ना पाते हुए, लाइफ में कुछ ना करते हुए, बहुत ही पुअर सिचुएशन में उसकी भी अंत हो गया था। 1992, 300 years आफ्टर,
सलीम ने वो सारे लोगों को इनोसेंट डिक्लेयर किया 300 ईयर्स के बाद। एंड यू नो व्हाट, सबने माफ़ी भी मांग ली, जो इनोसेंट था उनको इनोसेंट फिर से डिक्लेयर भी कर दिया। और क्या हुआ पता है, जो ये 200 लोगों की फैमिली है ना, वो इन सभी लालची लोगों का सिर्फ माफ़ी मांगना सुन पाई, पर उन्होंने जो अपने लोगों को खोया, उनको उनके नसीब में ना वो सारे फैमिली, वो सारे लोगों को कभी नहीं देख पाए। एंड या दिस इज़ द एंड of the Salem cruel history, and I think this is the end of the humanity, isn't it?